इस पूरी एक क्लास में आज ज्योग्राफी 6 क्लास हम पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? जल्द से जल्द हम आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है? अपना वक़्त निकाल के मैं आपके लिए दे रहा हूँ। हो सकता है मेरे पास आगे 1 महीने के बाद समय उतना ना मिले क्योंकि हम लोग को ज़्यादा प्रेशर कुछ पड़ने वाला है, ठीक है? तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, कहीं नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़िए। गारंटी लेता हूँ 6 महीने के बाद आपका स्कोर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा। चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। आप देखते होंगे तारों का विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देख सकते हैं ये तारों का विभिन्न बनाया हुआ है। संकेतक तारे उत्तर दिशा सारा बताते हैं। देखिए तारों का विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आप लोग को अब एग्जाम में देगा कि जो है ना तारों का विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृति को क्या कहते हैं। तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और एक आर्सा मेजर या बिग डियर इसी को नाम बिग बिग बियर कहते हैं। इसी को आर्सा मेजर कहते हैं। इस प्रकार एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। सप्तऋषि सप्तऋषि के में आप जानते होंगे सप्तऋषि ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। यहाँ से एक स्टेटमेंट सवाल आएगा तो बना देना है। क्लियर। नक्षत्र मंडल तारों का विभिन्न समूह आर्सा मेजर बिग डियर इस पे नक्षत्र मंडल है और नक्षत्र आर्सा मेजर का ही भाग है सप्तऋषि। देख सकते हैं यहाँ 7 तारों का समूह दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 यही सप्तऋषि है, ठीक है। ध्रुव तारा यहाँ पे है उत्तर दिशा में, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं लोग। देखिए लोग रात्रि दिशा में निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर तारा उत्तर दिशा में उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। पहले इसी को देख के ही लोग दिशा का ज्ञात करते थे। देखिए इस लाइन को समझिए। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसे पिंड ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसी पिंड ऐसे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। इसका अपना प्रकाश जिसका नहीं होता है ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा ये याद रखिए ग्रीक भाषा में ना कि लैटिन। ग्रीक भाषा में प्लेट प्लेट क्या है प्लेटाई, ठीक है, सबसे बना हुआ है, ठीक। ग्रीक भाषा में प्लेटाई से सबसे बना है ये प्लेनेट। क्लियर। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। याद रखिएगा दे दिया कि प्लेटाई का अर्थ क्या होता है परिभ्रमक या जो ग्रह का अर्थ होता है। भाई मेरे इसको देखिए इसको समझ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि नीला ग्रह की संज्ञा कैसे दे गया। अब आप लोग समझ रहे होंगे पृथ्वी होता है। अब पृथ्वी ऑप्शन में ही नहीं था। देखिए पृथ्वी नीला ग्रह दूसरा नीला ग्रह कौन है वो तो हम मार के गए थे। हम पढ़ ऐसे ही फिगर एक बार देख के गए थे। अगर हम कहीं किताब में पढ़े होते तो नहीं मार पाते लेकिन इसी तरह पढ़े थे। हमको थोड़ा सा ध्यान में था कि नेपट्यून देखिए यह नीला ग्रह है। यूरेनस जो होता है यह हरा ग्रह होता है। याद रखिएगा, ठीक है। सब कलर जरूर ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट पूछा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को याद कर लेना है ये सब चीज, ठीक है। बुद्ध के चारों परिक्रमण ये आपको याद करना है, ठीक है। तो हम आगे आपका कॉन्सेप्ट देखिए अक्सर पूछा जाता है सौर मंडल इसमें से सौर मंडल का कौन भाग नहीं है। एकदम ये आएगा। होता क्या है ना सूर्य ग्रह 8 ग्रह सूर्य और 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो होते हैं इसे ही जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड मिलकर पूरा सौर मंडल का निर्माण करता है। सौर मंडल में कौन कौन होता है पहले ध्यान सुनिए। सूर्य होता है हमारा 8 ग्रह होता है। उसके बाद उपग्रह तथा कुछ अन्य याद रखिए पहले 9 ग्रह था जिसमें एक ग्रह जिसको प्लूटो यम को हटा दिया गया उसको 52 ग्रह में डाल दिया गया। तो जैसे सूर्य 8 ग्रह उपग्रह और क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है, ठीक है। जिसे हम सौर परिवार का नाम से देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है, ठीक है। आगे देखते हैं सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हर लाइन में कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम आपको बताते जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। यहाँ से हो सकता आ जाए। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापा। जियोआइट का मतलब होता है पृथ्वी का आकार का अनुरूप। के लिए ये तीनों को अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है 8 ग्रह मिलकर एक निश्चित पथ का निर्माण करते हैं। ये इसका दीर्घ कैसा पूछता है तो दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए रहता है। ये जो होता है ना दीर्घवृत्ताकार अंडे की तरह होता है। यह कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। सबसे सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बुध है, ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों 88 दिन लगते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा याद रखिएगा। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह मानते हैं। अब देखिए शुक्र को
पृथ्वी का जुड़वां ग्रह मानते हैं। ये याद होगा सबको, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग सेम है। जिनको याद है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, जिनको नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ लें, आगे बहुत अच्छा चीज आने वाला है। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु इसे पूछा जाता है 21 ईस्वी में इसे हटाया गया। 2006 में एक निर्णय हुआ, उसे खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते। देखिए इसको याद रखिएगा। एक पहले खोजे गए अन्य पिंड 2003 UB 31, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी, अब पृथ्वी के बारे में क्या है कि देखिए सूर्य दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, याद रखिएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब, सूर्य के बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस तरह आपको याद कर लेना है एक कॉपी में। एक तो पहले आपको आकार याद कर लेना है, दूरी याद कर लेना है और घूर्णन याद कर लेना। ये 3 चीज आपको याद कर लेना है, ठीक है। कितने साल में घूर्णन पूरा करता है इसमें आकार, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का स्टेटमेंट बना क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी हिसाब से तीसरा ग्रह है, दूरी के हिसाब से आकार में या 5वां है, ठीक है। ये ध्रुवों के पास सबसे थोड़ी चपटी है। ध्रुव के पास क्या हो जाता है, चपटी हो जाती है। आकार में कैसा है, याद रखिए पृथ्वी का आकार होता है भूआब। भूआब, भूआब का अर्थ भी बताया गया। अर्थ होता है पृथ्वी के सामने समान आकार, समझ गए। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। क्लियर। इस छोटे से बक्से में देखिए प्रकाश की गति 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी तक पहुंचने में इसको 8 मिनट लगता है। इतना स्पीड चलने के बाद भी इसका प्रकाश जो होता है, सूर्य प्रकाश, इसको 8 मिनट लगता है। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, नील आर्मस्ट्रांग, या ये डेट याद रखिएगा। पहले थे 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन दो गए थे पहली बार चंद्रमा पर, ठीक है। आगे देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में एक विशेष क्या है कि देखिए चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, ये याद रखिएगा। 1/4 चंद्रमा का व्यास हमारा पृथ्वी का व्यास का 1/4, यानी पृथ्वी का अगर 4 है तो उसका 1 है, याद रखिएगा। अब देखिए यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब उधर हम लोग बताए थे 15,000 बताए थे ना किलोमीटर ना, 15 किलोमीटर की दूर है पृथ्वी से, है ना। हमारा सूर्य जो है ये याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा जो है 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वो 15 करोड़ किलोमीटर, ये 3,84,000 किलोमीटर, यानी सूर्य बहुत दूर है, ठीक है। उस पर जाना असंभव है। इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, इनसेट, IRS, एडुसेट। एडुसेट हमारा शिक्षा का उपग्रह, पूछा जा चुका है बिहार SI मेंस के एग्जाम में, ठीक है। अब चंद्रमा के बारे में और चीज क्या जानेंगे। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 27 दिन में, ठीक है। और ध्यान से देखिए क्या है, यह लगभग इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। याद रखिए चंद्रमा के बारे में इतने फैक्ट है, पृथ्वी का 1/4 है, उसके बाद 3,84,000 किलोमीटर दूर है और 27 दिन में पूरा करता है। इतने समय अपना चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इससे ज्यादा चंद्रमा से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इसकी छाया को देखा जा सकता है, चंद्रमा की छाया पूर्णिमा दिन। आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह में क्या है, क्षुद्र ग्रहों की उपस्थिति असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ये देखेंगे। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखिए डायरेक्ट क्षुद्र ग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था, असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड ग्रह, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन है। तो याद रखिए तारों ग्रहों के अतिरिक्त, एकदम लाइन उठा के, दोनों लाइन उठा के दिया था एग्जाम में। देखिए एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रूट डी में पूछा गया था। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। 2 ग्रह दे दिया था, 4 ऑप्शन था। अब देखिए यह ग्रह क्षुद्र ग्रह का ही भाग होते हैं जो वर्ष पहले से विस्फोट के बाद ग्रहों को टूट कर, ये स्टेटमेंट बना क्वेश्चन आएंगे। क्षुद्र ग्रह जो ग्रह का ही भाग होता है, टूट फूट के बना है, ठीक है। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले में, अब देखते हैं उल्का पिंड क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी गिरने का होती है। यह इस दोनों वायु के साथ घर्षण होता है तथा ये गर्म होकर, आप देखे होंगे हम लोग जो एक मिथ्या कहा होता है, जो गिरता है चमकता और टूटता हुआ तारा, सुने हैं, जो आके एक
चमक से होता है, वो कुछ नहीं होता है। वो जब टूट के जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये जलता है, ठीक? गर्म होके घर्षण वायु के साथ घर्षण करता है, घर्षण के साथ गर्म होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को बहुत। देखिए, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में कुछ खास अंतर नहीं है, इतना याद रखिएगा, तारों, ग्रहों, उपग्रहों असंख्य छोटे-छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ये पिंड भी क्षुद्र ग्रह, मंगल, बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह होता क्या है? तो ये ग्रह का भाग होता है, अब विस्फोट होकर टूट जाता है। लेकिन उल्कापिंड क्या होता है? छोटा-छोटा टुकड़ा उल्कापिंड होता है, ठीक है? इतने नज़दीक, जब पृथ्वी के नज़दीक आता है तो गिरने के वायु से घर्षण होता है। आगे देखते हैं हम लोग। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग। अब देखिए, अब देखते होंगे आप, यहाँ पे देखिए, ये सफ़ेद चौड़ी पट्टी, यह क्या है? लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहलाता है? आकाशगंगा या मिल्की वे। इसी मिल्की में हमारा सौरमंडल, हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है? हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। क्लियर हो गया? कौन-सा? मिल्की वे। पूछता है क्वेश्चन। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। याद पूछेगा एग्जाम में, आकाशगंगा क्या होता है? तो करोड़ों तारों, याद रखिए, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यही आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। तो एग्जाम में आपको देगा सजाने के लिए ग्रह, उपग्रह, ग्रह, आकाशगंगा, मिल्की वे। तो याद रखिए, ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड आकाशगंगा से मिलके बना होता है। फिर आकाशगंगा हमारे सौरमंडल का भाग है, इस तरह सजाना है। ये देखिए, एकदम भाई डिट्टो क्वेश्चन आएगा आपका। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है, आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है। तो ये सजाने आएगा। ये क्वेश्चन लिख के ले लो। आप लोग को इस क्वेश्चन को लगा लेना है। अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं जो पीडीएफ भेजता हूँ उसी में से देख के लगा। ऑप्शन देखते जाइए, सभी देखते जाइए। सभी ग्रह सूर्य के चारों किस प्रकार से चक्कर काटता है? तो दीर्घवृत्ताकार होगा। ध्रुव तारे की दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। क्षुद्र ग्रह किन-किन? मंगल, बृहस्पति में, है ना? ये वाला बना लीजिएगा। तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। देश पृथ्वी सबसे नजदीक है, पृथ्वी का बुध नजदीक है, सूर्य में तीसरा सबसे नजदीक है, सूर्य का से तीसरा पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी देश तथा देश नहीं होती हैं, प्रकाश नहीं होता है, और क्या नहीं होता है पीछे बता चुके हैं, ठीक है? आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। इसको देख लीजिएगा, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर? अरुण को, वरुण को नीला ग्रह कहते हैं। अब हम लोग सीधा ग्लोब पे आते हैं, ठीक है? ग्लोब से क्वेश्चन आते हैं, आपको ही पता होगा। हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखेंगे, एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। एकदम आपको यही मिलेगा देखने को क्वेश्चन, ठीक है? हम लोग ध्यान नहीं देते हैं छोटे लाइन पे। देखिए, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं, ठीक? उसके बाद देखें, ग्लोब पे वो दो बिंदु जिससे होकर गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब देखिए, ये पूछ अब देखते हैं हम लोग, है ना? कि एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब यानी हमारा जो ये है, पृथ्वी है, इस ग्लोब को दो बराबर, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये मान के चलते हैं ग्लोब है। इसको जब ये एक काल्पनिक रेखा है, इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है, उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना? उत्तरी गोलार्ध तथा ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिण गोलार्ध, ये जानते हैं हम लोग। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी की एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह वृत्त पृथ्वी के विभिन्न स्थानों, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। या तो अक्षांश आएगा या समानांतर रेखाएं आएगा। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक ऊपर जो दोनों तरफ ध्रुव है, सभी समानांतर रेखा बनता है ना, उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाते हैं, यानी हम जो विषुवत रेखा है, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा 90 डिग्री, नीचे से नीचे आएगा 90 डिग्री, यानी पूरा पृथ्वी को 360 भागों में बांटते हैं, 90 90 90 90। आगे हम लोग देखते हैं कैसे इस तरह क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिए, विषुवत वृत्त शून्य अक्ष दर्शाता है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर की वृत्त की एक चौथाई है। अब देखिए, ये कहता है पृथ्वी जो है, इसके दोनों तरफ दूरी जो है, चारों ओर की दूरी की एक चौथाई होता है, यानी उसको 90 डिग्री मान के चलते हैं। देखिए, जो 360 एक चौथाई का मतलब 360 का 1/4 90। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। समझ गए? विषुवत वृत्त के उत्तर की सीमा समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, यानी कि विषुवत वृत्त के ऊपर जो जाता है उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जितना भी समानांतर रेखा, और दक्षिण को नीचे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब हम लोग
अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं ये हमारा विषुवत वृत्त है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, अब ऊपर में ये लाइन और ये लाइन, अब देखते हैं ऊपर में कर्क रेखा कितना डिग्री पे है, हम लोग रटते हैं 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ऊपर वाला को कर्क, नीचे वाला का मकर, ठीक है, कर्क ऊपर कर्क नीचे मकर, याद रखिएगा, ऊपर कर्क नीचे मकर, मकड़ा इसी याद करें, मकड़ा नीचे गिर गया, यानी ऊपर कर्क नीचे मकर, दोनों सेम डिग्री पर है, याद रखिए। उसके बाद देखिए इस दोनों मकर और कर्क का बीच को जो जगह है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अक्सर हम लोग याद करते हैं लेकिन समझते नहीं है, रटने की जरूरत है। मैंने कभी नहीं रटा, एक बार ही पढ़ा, जीवन भर याद रहा। देखिए दोनों साइड जो है उस क्यों होता है उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहीं पे हमारा जो सूर्य है सबसे लंबवत प्रकाश डालता है, ठीक है, इसीलिए देखते होंगे यहाँ पर बारिश भी ज्यादा होता है और लोग काला भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, बारिश भी यहाँ पे 24 घंटा देखते हैं, तुम ज्यादा गर्मी होता है तो बारिश होता है, काला लोग ज्यादा होते हैं। अब देखिए, अब मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश पे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, मकर रेखा के दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिणी और 66.5 डिग्री उत्तरी वृत्त, ये दोनों के जो बीच में कर्क और इसके बीच में उत्तरी शीतोष्ण, इसको बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण। यानी उष्ण और शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण दोनों मिलकर शीतोष्ण बना है। यानी यहाँ ज्यादा गर्मी, इधर ज्यादा ठंडा, तो बीच का क्षेत्र को उष्ण शीत बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे ज्यादा ठंडा, इधर ज्यादा गर्मी, या थोड़ा सा गर्मी इधर थोड़ा सा इसलिए इसको शीतोष्ण कहते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे 23.5 से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 से लेके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण और उत्तरी शीतोष्ण। याद हो गया, कभी कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। इसके आगे हम बताएंगे दिशा जो बहती है हवा, कोरिलेस प्रवाही सब बताएंगे। दक्षिणी शीत कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध, क्योंकि ये पूरा, अब ये कैसा है, पूरा ध्रुव पे है 66 डिग्री, 66 डिग्री को ऊपर चले जाइए 90 डिग्री। अब याद रखिएगा 23 तक दोनों साइड उत्तरी और दक्षिणी कर्क और मकर दोनों साइड उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य के पास है। और ऊपर 66 डिग्री तक 23 से 66, इधर 23 से 66 तक दोनों शीतोष्ण, क्योंकि ऊपर से ठंडा, क्योंकि ध्रुव नीचे ठंडा है, उधर ही ठंडा है, सूर्य का तो यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर से गर्मी लिया, इधर तो ठंडा लिया, तो उस शीतोष्ण। अब 66 के बाद दोनों साइड क्या होता है, शीत, उत्तरी शीत दक्षिण शीत। या आप फिगर से कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, इसी को ताप कटिबंध बोलते हैं। इसी को अब समझा दिया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री बोले थे, उत्तरी साइड 23.5 डिग्री और निचली साइड मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिणी दिशा में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, पूछ लेगा उत्तरी ध्रुव वृत्त कितना है, 66.5 डिग्री उत्तर में, और विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी वृत्त है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री। अब देखिए, अब इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ज्योग्राफी में आपका जो सवाल बनता है ना, बिहार पुलिस, बिहार एसआई में ना भर बढ़ के आता है, तो रेलवे में पहले नहीं आता, रेलवे में भी आने लगे हैं, एसएससी तो पूछता ही था। तो देखिए ज्योग्राफी का वेटेज इसलिए बढ़ाते जा रहा है कि ये समझने का चीज है हमारा जलवायु का। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, हम बताए थे यही ना, 4.5 ऊपर 4.5 नीचे। तो कर्क रेखा इसलिए यहाँ पे बीच में ज्यादा उष्ण कटिबंध होता है। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक ऊपर, है ना, एकदम सीधा खड़ा होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहता है। क्लियर, याद रखिए इस चीज को, क्यों उष्ण कटिबंध। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कर्क रेखा था मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अब देखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, यानी कि उधर कर्क रेखा ऊपर, मकर का नीचे कभी भी सूर्य जो है ना सर के ऊपर नहीं होता, इसलिए उधर वाला क्षेत्र कभी उतना गर्मी नहीं होता है। अब ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी है, याद रखिए ध्रुव के तरफ, दोनों साइड ध्रुव है ना, एकदम पोल होता है जो ध्रुव, सूर्य की किरणें तिरछी होती है। क्यों तिरछी होती है देख लीजिए, मान लेते हैं ये है, ये विषुवत रेखा यहाँ चमकती है, अब ये ध्रुव है यहाँ ध्रुव है, तो सीधा तो जाएगा नहीं भाई, तो क्या जाएगा, तिरछा जाएगा, दोनों तरफ तिरछा जाता है।
सूर्य की किरणें तिरछी जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, समझ रहे हैं? कर्क रेखा है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66 डिग्री के पास, और दक्षिणी में जो है दक्षिणी मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि ये तिरछा जाता है, और वो जो ध्रुव पे जो है ना वो जैबे नहीं करता, इसलिए वहाँ बर्फे बर्फ रहता है। देखें आर्कटिक अंटार्कटिक। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध के बारे में बता दिए। 6.5 66 डिग्री के नीचे ऊपर और 6.5 66 डिग्री के नीचे 90 डिग्री के आसपास। क्लियर? कंफ्यूजन